आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो एक तरफ है आर्टिकल 13 और दूसरे तरफ है आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 में ये बोलते हैं कि लॉ इन कॉन्सिस्टेंस और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और दूसरी तरफ आर्टिकल 368 में ये बोलते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में। तो इस दोनों में से कौन सुप्रीम है, किसके पावर ज़्यादा है, आर्टिकल 13 के या फिर आर्टिकल 368 के? तो ये जानने के लिए हम लोगों को कुछ केस लॉ जानना पड़ेंगे। इस केस लॉ से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सुप्रीम है और कौन सुप्रीम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं केस लॉ की तरफ। आर्टिकल 13 सुप्रीम है या फिर आर्टिकल 368? तो ये दोनों को जानने के लिए हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉ जानने पड़ेंगे, जिसके पहला और इम्पॉर्टेंट केस है शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 के केस। इस केस में शंकरी प्रसाद सिंह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज कर दिया था। चैलेंज करते हुए बोला कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया हुआ है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में 31A और 31B, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 13 का वायलेटिव है, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये बोला जाता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रीज द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को इन्फ्रिंज करते हुए या एब्रीज करते हुए ऐसा कोई एक्ट या लॉ या कोई लॉ के प्रोविज़न बना ही नहीं सकते स्टेट। इसलिए तो और दूसरे तरफ आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 सब क्लॉज A में जो लॉ का टर्म डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर ये भी बोला है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। ये भी शंकरी प्रसाद के एडवोकेट्स ने बोले हैं। अब आया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ये केस को इंटरप्रेट किया और बोला कि नहीं, ये जो आर्टिकल 13 है ये सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है आर्टिकल 368। मतलब 368 के अंदर रह के अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट को क्यों ना हो, तो फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेंगे, वो वॉइड नहीं होंगे। और दूसरे तरफ अगर वो ऑर्डिनरी लॉ होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में ऐसे पास होके आता है कोई भी एक्ट, उसके लिए आर्टिकल 13 अप्लाई होंगे, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होंगे। ये था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, और ये भी बोल दिया था कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आफ्टर 13 years ऑफ द शंकरी प्रसाद सिंह केस, एक नया केस आया जिसका नाम है, और इम्पॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965 के केस। ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे 1964 के, उसको चैलेंज कर दिया था, क्योंकि ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन अमेंडमेंट का किया। इसलिए तो सारे फैक्ट्स आर्गूमेंट्स सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड किया और जजमेंट दिया 3:2 के मेजोरिटी में, रेशियो में। तो जजमेंट ये दिया कि आर्टिकल 368 हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट इंक्लूड फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट कर सकते हैं फ्रीली, उसको आर्टिकल 13 नहीं रोक सकते हैं। तो आर्टिकल 13 उसमें अप्लाई ही नहीं हो सकता है जहाँ 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने ये भी नहीं माना कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट है इसको अमेंड ही नहीं कर सकते हैं। तो एक बार ये भी साबित हो गया कि आर्टिकल 368 सुप्रीम है। सज्जन सिंह केस के बाद और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस आया, जो कि IC गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर्स AIR
1967 के केस, जो कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनेंट्स एक्ट 1953 को चैलेंज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनेंट्स एक्ट 1953 है, इसको चैलेंज करते हुए गोलोकनाथ के एडवोकेट्स ने ये आर्गू किया कि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 19+1 सब क्लॉज जी, आर्टिकल 19+1 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल 14 ये बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हम लोग कहीं भी किसी भी जगह में जा सकते हैं, वो जगह खरीद सकते हैं, उसमें रह सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। तो इसको वायलेट किया है वो जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनेंट्स एक्ट 1953 थे। इसके बाद दो क्वेश्चन अराइज हो गया, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड और नॉट। और सेकेंड जो क्वेश्चन है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, इसमें अंदर जो लॉ के डेफिनेशन है, जो लॉ की मीनिंग है, ये क्या है। तो इस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस के बेंच बनाया और 11 जजेस के बेंच के अंदर 6:5 के रेशियो में जजमेंट सुनाया। और सबसे बड़ा बात है कि इस केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एक डॉक्ट्रिन अपनाया था जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जो कि अमेरिकन लॉ से अपनाया गया था। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को अप्लाई करते हुए जो पिछले वाला केस थे, जैसे कि सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद सिंह के केस, इस दोनों केस को ओवररूल करते हुए जजमेंट दिया कि जो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है अगर चाहे वो आर्टिकल 368 क्यों ना हो। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर रहते हुए भी कोई पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को, फिर भी वो अमेंडमेंट नहीं होगा, वो वॉइड होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और दूसरी बात ये बोले हैं कि आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बात करते हैं, ये भी एक ऑर्डिनरी लॉ बोला जाएगा आर्टिकल 13 के जो लॉ के मीनिंग है उसके अंदर। और इसके बाद ये भी बोले हैं कि आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ अमेंडमेंट का प्रोसेस बताता है, पावर नहीं, अमेंडमेंट का पावर नहीं बताते हैं। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो इसके बाद ये जजमेंट देने के बाद पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया 1971 में, जो कि था कि आर्टिकल 368 के अंदर रह के वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होंगे।